मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 31-31। प्रेरणा। राक्षसी तलवार का जन्म 31। प्रेरणा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युद्ध का मैदान शांत हो गया। सुसान बलवान हवेली के समूह में सबसे मजबूत थी और इस समय वह आग की लपटों में घिरी हुई जमीन पर तड़प रही थी। लानत है। नूह ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अपने सामने खड़े एक व्यक्ति का गला जल्दी से काट दिया, जबकि वह अभी भी इस अप्रत्याशित घटना से स्तब्ध था और फिर भागने के लिए तैयार हो गया। वह जादू टोने के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन एक बात पर उसे पूरा यकीन था। अगर वह आदमी फिर से हमला कर सकता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे पीछे हटना होगा। मैं फिर से भागने वाला आखिरी व्यक्ति नहीं रहूंगा। लिलोन गांव के पास हुई घटना के बाद से उसने खुद से यह कसम खाई थी कि अगर तुम्हें भागना है तो सबसे पहले भागना होगा। यही मुख्य कारण था कि वह समूह में प्रतिक्रिया करने वाला पहला व्यक्ति था। वह लगातार किसी भी अप्रत्याशित चीज के प्रति सतर्क रहता था, जैसे हड्डियों से बने तट से रैंक 3 जादुई जानवर का उभरना या एक भ्रामक रिपोर्ट जिसमें भगोड़ों के समूह में किसी जादूगर का उल्लेख नहीं था। हालांकि इससे पहले कि वह वापस मुड़ पाता, आग की लपटों से एक जोरदार झटका आया और आग बुझ गई। सुसान को उठने में कठिनाई हो रही थी, जिससे देखने वालों को उसकी दयनीय स्थिति का पता चल रहा था। वह पूरी तरह से नग्न थी और उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं बचा था। उसकी त्वचा लगभग पूरी तरह जल चुकी थी और उसमें से चटचटाहट की आवाजें आ रही थी। उसका दाहिना हाथ गायब था, जिसने संभवतः मंत्र की अधिकांश विनाशकारी शक्ति ले ली थी, जबकि उसके बाएं हाथ में केवल 2 उंगलियां बची थीं। जब वह धीरे धीरे बोल रही थी तो उसके मुंह से एक कर्कश आवाज निकली। उसे रोक सकते हैं। मिशन पूरा कर सकते हैं। फिर वह उस आदमी पर वापस कूद पड़ी जो अब पहाड़ी रास्ते पर ऊपर दिखाई दे रहा था। वह हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रहा था, जाहिर तौर पर अपने जादू से हुए नुकसान से संतुष्ट था, फिर भी उसका रंग पीला लग रहा था जैसे वह थका हुआ हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह अचंभित रह गया। वह भागने को तैयार था, लेकिन तभी उसने देखा कि एक जली हुई लाश उठकर बोल रही है। उसे तो आग की लपटों से लगी चोटों से ही मर जाना चाहिए था, हमले के असर को तो छोड़ ही दीजिए। क्या यह असली साधक है? उसने अपने सामने खड़े बचे हुए आदमी की ओर देखा कि कैसे उसने उसके हमले को रोका, और वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि वह एक चींटी है जो दूसरी चींटी से लड़ रही है। मैं सचमुच बहुत कमजोर हूं। वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति के बारे में ही नहीं बल्कि अपनी मानसिक स्थिति के बारे में भी सोच रहा था। सुसान का दृढ़ संकल्प देखकर उसे प्रेरणा मिली। मानो उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन को महसूस करते हुए उसके EQ पॉइंट्स ने अभूतपूर्व गति से श्वास को अवशोषित करना शुरू कर दिया, तथा अब तक उपयोग की गई श्वास को धीरे धीरे पुनः भरना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति ने बच्चे को धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ते देखा तो उसकी रीढ़ में सिहरन सी महसूस हुई और वह किसी भी हमले को रोकने के लिए तैयार हो गया। ये बेकार है, नूह ने उसके पास से गुजरते हुए कहा। आप पहले ही मर चुके हैं। उसके हाथ में तलवार, जो उसकी छाती के सामने क्षैतिज स्थिति में रखी हुई थी, 2 भागों में विभाजित हो गई, फिर उसके सिर से कमर तक एक लाल रेखा दिखाई दी। जब आदमी को 2 भागों में काटा गया तो लाल रेखा से खून बहने लगा। एक कमजोर साधक रैंक 3 मार्शल आर्ट की पूरी शक्ति के सामने कुछ नहीं कर सकता। यद्यपि नूह अपनी अधिकांश सांस बचाकर उसे हरा सकता था, लेकिन इसमें कुछ समय लगता और वह अपने समूह के अन्य लोगों को सहायता देने के लिए उत्सुक था। भले ही मैं जादूगर को हरा न पाऊं, लेकिन अगर वे साथ मिलकर काम करें तो वे शायद ऐसा कर सकते हैं। मुझे अपने आखिरी पूर्ण शक्ति हमले का बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा। उसके शरीर की सांस उसके अंतिम प्रहार से आधी हो गई थी, लेकिन अब वह दूसरों की लड़ाई में सहायता कर सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बीच सुसान द्वारा उनके लिए समय खरीदने के प्रयास को देखकर सैंडी और अन्य लोगों ने अपनी लड़ाई पुनः शुरू कर दी। एथन उस आदमी से लड़ रहा था जिसने पहले सुसान को रोकने की कोशिश की थी, जबकि भाई अभी भी 3 घायल किसानों से निपट रहे थे। एथन को उस आदमी की छोटी तलवार की गतिशीलता के सामने नुकसान महसूस हो रहा था और वह उसके तेज हमलों से सही रूप से घायल हो रहा था। दूसरी ओर सैंडी और मार्क अपने आसपास के लोगों में से किसी एक पर घातक हमला करने के करीब थे, लेकिन अंतिम क्षण में अन्य 2 द्वारा उन्हें रोक दिया जाता था। संख्या में बढ़त के कारण उनकी लड़ाई में जीत की संभावना धीमी हो रही थी। नूह ने भाइयों की मदद करने का फैसला किया क्योंकि उनकी लड़ाई उसकी मदद से समाप्त करने का सबसे आसान तरीका था, और चूंकि वह इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि अगर वह उस आदमी पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह उसकी छोटी तलवार को रोक सकता है। अपनी खून बह रही कलाइयों की परवाह किए बिना तीनों भगोड़े अभी भी जबरदस्त बल वाले शक्तिशाली वार कर रहे थे। उन्होंने अपनी उच्च स्तरीय सांस से सशक्त मार्शल आर्ट का उपयोग करते हुए लगातार शीर्ष रैंक 2 के हमले किए। नूह ऐसा केवल 2 बार ही कर सका, और वह भी इसलिए क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट रैंक 3 थी।
यद्यपि उनकी कला निम्न स्तर की थी, फिर भी उनके हमलों में वही शक्ति थी और भगोड़ों के लिए उनके प्रयोग पर कम प्रतिबंध थे। फिर भी भाई हमेशा उन्हें चकमा देते हुए तीव्र जवाबी हमले करते थे, जिन्हें या तो कोई भगोड़ा रोक लेता था या उन्हें हल्का घायल कर देता था। तीनों के शरीर पर घाव बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वे स्थिर रहे और अपने बॉस के लगभग मृत महिला के साथ लड़ाई खत्म होने का इंतजार करते रहे। सैंडी ने एक और जवाबी हमला किया, लेकिन एक व्यक्ति ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे रोक दिया। वह एक और शक्तिशाली प्रहार करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था जब उसे अपनी पीठ में अचानक दर्द महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा कि काले बालों वाला एक बच्चा तेज गति से उससे दूर जा रहा था। उसकी आंखें बर्फीली नीली थीं और उसने एक चुस्त काला किमोनो पहन रखा था। उसके हाथों में 2 काली कृपानें थीं, जिनमें से एक पर खून टपक रहा था। उसके पास कुछ भी कहने का समय नहीं था, क्योंकि मार्क ने इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया और अपना चाकू उस आदमी की छाती में घोंप दिया। वह आदमी यह सोचते हुए मर गया कि यह बच्चा कहां से आया। 3 भगोड़ों में से एक की मृत्यु के बाद लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा हो गई और मार्क और सैंडी ने पहले से ही घायल विरोधियों को कुछ ही राउंड के हमले में मार गिराया। उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया और वे एथन की लड़ाई की ओर तेजी से बढ़ गए। मार्क ने केवल कुछ दूरी पर उनके पीछे आ रहे नूह की आकृति को देखकर हल्का सा सिर हिलाया। एथन को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था। उसका प्रतिद्वंद्वी धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था, जिससे वह निष्क्रिय स्थिति में आ गया था। एथन की भुजाओं पर कई हल्के घाव थे तथा उसके बाएं पैर पर एक गहरा घाव था, जिससे उसकी गतिविधियां बाधित हो रही थी। दोनों भाई पूरी गति से वहां पहुंचे और उस व्यक्ति को एथन पर और अधिक गंभीर घाव करने से रोक दिया तथा उसके साथ मिलकर घेरे हुए भगोड़े पर कई हमले शुरू कर दिए। ये देखकर कि स्थिति अच्छी नहीं लग रही है, उस व्यक्ति ने भागने का निर्णय लिया। घेरे से बचने के लिए उसने जानबूझकर घायल होने का प्रयास किया और फिर पूरी गति से जंगल की ओर भागने लगा। लेकिन तभी एक काला कृपाण उसके सामने आ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 32-32। विजय। राक्षसी तलवार का जन्म सी 32-32। विजय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तलवार को रोकने के लिए उस व्यक्ति को भागने से रोकना पड़ा, जिससे बलवन हवेली के गार्डों को उसे फिर से घेरने का मौका मिल गया। क्रोधित होकर उसने कृपाण के मालिक को ढूंढने की कोशिश की। तभी उसने एक छोटी सी आकृति को तेज गति से भागते हुए देखा। ध्यान भटकने के इस क्षण में एथन ने उसकी कमर पर चाकू से वार किया। उसके बाद सैंडी और मार्क ने भी चाकू से वार किया। साधकों के बीच युद्ध में एक क्षण का ध्यान भटकना आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। इसीलिए नूह का काम ये सुनिश्चित करना था कि साधक बिना किसी हस्तक्षेप के स्वयं लड़े, और हस्तक्षेप करना वही था जो वह कर रहा था। वह शत्रु को कोई गलत कदम उठाने का अवसर ढूंढने के लिए घात लगाए रहता था, जिसका उसके साथी फायदा उठा सके। धमाका। पहाड़ी रास्ते में ऊपर से एक विस्फोट की आवाज गूंजी। आग की लपटों से बना एक सर्प भगोड़ों के दाहिने हाथ पर लिपटा हुआ था। उसके पास ही जमीन पर सुसान की जली हुई लाश पड़ी थी। उसमें कोई जान नहीं थी। मालिक। तीनों द्वारा चाकू मारे गए व्यक्ति ने मरने से पहले मदद की अंतिम गुहार लगाई। धीरे धीरे लपटें बुझ गईं और उनके साथ सर्प भी बुझ गया, जिससे ये पता चला कि जादूगर ने 2 बार मंत्र का प्रयोग करके अपनी क्षमता सिद्ध कर दी थी। नूह, एथन, सैंडी और मार्क पुनः एकत्रित हुए और उस पीले आदमी को देखने लगे जिसने उनके कप्तान को मार डाला था। आपका नाम? एथन ने लगातार 2 मुकाबलों की थकान से भारी सांस लेते हुए पूछा। अरे क्या हुआ? शोस्ती परिवार रिपोर्ट देते समय इसका उल्लेख करना भूल गया। समूह और वह व्यक्ति कुछ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रुक गए। हम साधारण लोग हैं। जिन लोगों को हमें मारना है उनके नाम पढ़ना बेकार का काम है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सैंडी ने कंधे उचकाते हुए कहा। मेरा नाम ओरसन है। आप ये क्यों जानना चाहते हैं? ठीक है, तुमने हमारे कप्तान को मार डाला। हमें तुम्हें मारने के बाद उनकी घटिया रिपोर्ट के बारे में शिकायत करने के लिए तुम्हारा नाम रिपोर्ट करना होगा। मार्क के बोलने का समय आ गया था, लेकिन इस बार नूह को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उसका पूरा ध्यान ओरसन पर था। क्या वह इसे फिर से कर सकता है? हम में से कोई भी अगर उस जादू से प्रभावित होता है तो शायद मर जाएगा, लेकिन सुसान उसे 2 बार इसका इस्तेमाल करने में कामयाब रही। क्या वह इसे तीसरी बार कर सकता है? ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी मजबूत थी। यह आपकी कप्तान थी। उसका शरीर रैंक 3 की सीमा तक पहुंच जाना चाहिए था। क्या अफसोस है, अगर वह एक कुलीन होती तो उसके पास रैंक 4 को तोड़ने के लिए आवश्यक तकनीक होती, लेकिन अफसोस। ओरसन सुसान के लिए बहुत दुखी लग रहा था और लगातार बोलता जा रहा था। तुम्हें पता है, इसीलिए मैंने विद्रोह किया। मैं 10 साल से रैंक 1 जादूगर हूं और मैंने मंत्र चुराकर ही उसे प्राप्त किया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अनुचित है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति, मेरे जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति वह पाने का अधिकार रखता है जिसका वह हकदार है?
उनका भाषण मानव की साधना दुनिया की आम समस्या के बारे में था। कुलीन परिवार धन और तकनीक जमा करके उन पर एकाधिकार कर लेते थे। उनके करीबी लोगों से इतर कोई भी व्यक्ति जीवन भर सेवा कर सकता था और उम्मीद करता था कि उसे उसके अनुसार इनाम मिलेगा या फिर वह अवैध तरीकों का सहारा ले सकता था। एथन की सांस सामान्य गति पर लौट आए, उसने अपने साथी की ओर देखा और सिर हिलाया। क्या हम शुरू करें? ओरसन ने अपना सिर हिलाया लेकिन लड़ने की स्थिति में आ गया। उसने अपने बाएं हाथ से जमीन से एक बड़ा लोहे का गदा उठाया और चिल्लाया, तब आओ। समूह ने और इंतजार नहीं किया और सीधे उस पर हमला बोल दिया। एथन सबसे पहले गदा से टकराया जिससे उसके नीचे की जमीन चरमराने लगी। सैंडी और मार्क ने ओरसन की भुजाओं से निपटने के लिए जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी। हालांकि इससे पहले कि भाई के चाकू ओरसन पर वार कर पाते, ज्वाला का सर्प पुनः प्रकट हुआ, इस बार उसकी रक्षा करते हुए। सैंडी और मार्क को अपना आक्रमण रोकना पड़ा, जबकि एथन को 3 कदम पीछे धकेल दिया गया, जिससे उसके हाथ हल्के से जल गए। सर्प गायब हो गया और आक्रमण और बचाव का सिलसिला पुनः शुरू हो गया। ऐसा प्रतीत होता था कि यदि ओरसन जादुई मंत्र का प्रयोग केवल स्वयं की रक्षा के लिए करता तो उसकी मानसिक ऊर्जा की खपत कम होती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 3 राउंड के हमलों के बाद एथन का बायां हाथ उसकी बगल में लटक रहा था जबकि वह अपने दाहिने हाथ से अपनी तलवार चला रहा था। उसके बाएं पैर के घाव से लगातार खून बह रहा था और वह पूरी तरह पीला पड़ गया था। शायद वह सिर्फ एक और राउंड ही झेल सकता था। सैंडी और मार्क की हालत अपेक्षाकृत बेहतर थी। आग ने उन्हें केवल सतही रूप से प्रभावित किया था और उनके शरीर पर केवल कुछ धब्बे ही जले थे। दूसरी ओर ओरसन जोर जोर से सांसें ले रहा था। वह पूरी तरह थका हुआ लग रहा था, जैसे कि कैसियर रूम में प्रशिक्षण के पूरे सत्र के बाद। यह स्पष्ट था कि अगला दौर आखिरी दौर होगा। एथन की आंखें दृढ़ हो गईं जब वह बेतहाशा ओरसन की ओर बढ़ा। पहले की तरह उसकी तलवार गदा से टकराए और उसने अपनी पूरी ताकत से जोर लगाया ताकि ओरसन को उस स्थिति में बंद कर सके। भाइयों के हमले हमेशा की तरह समय पर हुए तथा उनका लक्ष्य जादूगर के अंधे स्थानों को निशाना बनाना था। मौत से 1 कदम दूर ओरसन ने दृढ़तापूर्वक एक बार फिर अपना दाहिना हाथ उठाया और सबसे शक्तिशाली हमला किया। हाथ में आग लग गई और आग का एक सर्प बन रहा था। तभी एक अर्धचंद्राकार हवा का झोंका हाथ से टकराया और हाथ से अलग हो गया। नूह जादूगर से कुछ मीटर की दूरी पर था, जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और अपनी कृपाणों को जमीन पर टिकाकर अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को सीधा रखने में कामयाब हो रहा था। उसने थोड़ी दूर से पूरी लड़ाई देखी थी और एक बात समझ गया था, आग की लपटें उसके दाहिने हाथ से निकल रही थी। इसलिए उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि ओरसन ने अपनी कला से एकमात्र दूरी से हमला करने के लिए अपना हाथ फिर से नहीं दिखाया। निष्पादन एकदम सही था और जादू बाधित हो गया। सैंडी और मार्क ने इस अवसर का उपयोग विपरीत दिशाओं से 2 वार करके ओरसन का सिर काटने के लिए किया। जादूगर मर चुका था। नूह और एथन तुरंत जमीन पर गिर पड़े। एक की सांस पूरी तरह से खत्म हो गई थी जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके विपरीत भाई अभी भी युद्ध के मैदान और ओरसन के शरीर की ओर देखते हुए खड़े थे। अपनी खोज के बाद वे वापस उस स्थान पर आए जहां एथन और नूह आराम कर रहे थे। जादुई मंत्र वाले स्क्रॉल का कोई निशान नहीं मिला, उसने उसे नष्ट कर दिया होगा। कुछ भूख से मरती हुई महिलाओं और हमारे अलावा सभी लोग मर चुके हैं। उन्होंने हमेशा की तरह अपनी पंक्तियां बांटी, लेकिन इस बार उनमें उदासी की झलक थी, न कि हमेशा की तरह विडंबना। नूह ने उनसे कुछ दूरी पर जली हुई लाश को देखा और बोला, यदि उसने ओरसन को 2 बार मंत्र का प्रयोग नहीं करने दिया होता, तो कम से कम हम में से एक और मर जाता। सभी ने अपने पूर्व कप्तान के शव के सामने सिर हिलाया और नमन किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 33 दुर्लभता। राक्षसी तलवार का जन्म 33 दुर्लभता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गाड़ी के अंदर बलवन परिवार का समूह हवेली की ओर लौट रहा था। मिशन पूरा करने के बाद उनके लिए क्लिफशियर पर्वत पर रहने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने उस स्थान को संकेत दे दिया था जहां पर शिविर था और बंधकों को वहां छोड़ दिया था तथा उन्हें कुलीन परिवारों के किसी व्यक्ति द्वारा उठाए जाने की प्रतीक्षा में छोड़ दिया था। किसानों के बीच के मामले में उन महिलाओं को केवल हताहतों के रूप में माना गया था तथा उन्हें सामान्य सैनिकों को संभालना था। वापसी यात्रा के दौरान माहौल चिंताग्रस्त था। हर कोई चुप था और उसका मन भटक रहा था। कभी उनकी नजर गाड़ी की लकड़ी की सीटों पर पड़ी जली हुई लाश पर पड़ती, तो कभी फर्श पर पड़े ओरसन के सिर पर। जादूगर के सिर को घूरने के बाद नूह ने चुप्पी तोड़ी और अपने मन में उठ रहे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर स्पष्टता चाहिए। क्या सचमुच जादू की विद्या पाना इतना कठिन है, यदि आप कुलीन वर्ग से संबंधित नहीं है? समूह को इस प्रश्न से थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि जो साथी उनके साथ लड़ा था, वह वास्तव में एक बच्चा था। मार्क ने जटिल मुस्कान बिखेरी और बोला,
मुझे यकीन है कि आपके गुरु ने आपसे पहले ही कुछ कहा होगा, लेकिन मैं अधिक सटीक होने की कोशिश करूंगा। आप शायद ये सोचकर गुमराह हो गए हैं कि यदि आप पर्याप्त प्रयास करते हैं तो आपको निश्चित रूप से पुरस्कार मिलेगा। ये केवल एक निश्चित स्तर तक ही सच है। उसने जमीन पर पड़ी लाश की ओर इशारा किया और बोलना जारी रखा। सुसान बाहरी रिंग में तीसरी सबसे मजबूत थी, आपके मास्टर और उनके कप्तान से नीचे। उसने 20 साल से अधिक समय तक बाहरी रिंग के रक्षक के रूप में काम किया। क्या आप जानते हैं कि वह रैंक 3 से आगे की तकनीक क्यों नहीं प्राप्त कर सकी? नूह का उत्तर तत्काल था, क्योंकि वह आंतरिक रिंग में शामिल नहीं हुई। सैंडी ने भी चुप्पी तोड़ी और उसे सही किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन नहीं, क्योंकि उसमें प्रतिभा और इच्छा शक्ति थी। मार्क ने अपने भाई के उत्तर पर सिर हिलाया और आगे बोला, अब तुमने जादू की शक्ति देखी। क्या होगा यदि कुलीन लोग उस तरह की शक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो उनसे अधिक शक्तिशाली हो जाए? जादुई मंत्र से युक्त एक अकेला साधक उनमें से 5 को मार सकता है और घायल कर सकता है, जिनमें से कुछ अन्य पहलुओं में उससे अधिक शक्तिशाली होते हैं। इस बार जवाब स्पष्ट था, विद्रोह। मार्क ने सिर हिलाया, उसकी मुस्कान और भी जटिल हो गई। बिल्कुल, वो प्रतिभाशाली व्यक्ति शायद कुलीन परिवारों के नियंत्रण का स्वागत न करे, क्योंकि उसे उनसे लड़ने की शक्ति मिल गई है। आपने शायद सोचा होगा कि आप इसके आसपास कुछ तरीके खोज सकते हैं, क्योंकि आपको रैंक 3 कला से पुरस्कृत किया गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सबसे मूल्यवान पुरस्कार था जो वे आपको दे सकते थे। याद रखें कि आपने इसके लिए श्वास आशीर्वाद दिया था, जो निम्न स्तर के साधकों के लिए सबसे कीमती खजानों में से एक है, और आपको इसे वितरित करने में आपके गुरु की मदद मिली थी। मुझे डर है कि अगर आपके पास उनमें से एक की कमी होती तो आपको पुरस्कार के रूप में केवल कुछ मात्रा में सोना मिलता। नूह को याद आया कि कैसे उस नीले खनिज के पास खड़े होने मात्र से उसकी चोटें ठीक हो गई थी और उसका दूसरा चक्र पूरा हो गया था। ये वास्तव में एक अच्छा पत्थर था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इसके लिए मुझे इतनी उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट दी। जादुई मंत्रों के साथ प्रक्रिया अधिक जटिल है, मार्क समझाता रहा। पहला मुद्दा यह है कि इसे सीखने के लिए आपको कम से कम रैंक 1 जादूगर होना चाहिए, अन्यथा आपकी चेतना का सागर इसके आरेख के दबाव को सहन करने में सक्षम नहीं होगा। कई साधक अन्य पहलुओं में प्रशिक्षण लेना पसंद करेंगे जो शक्ति में पहले से वृद्धि देते हैं, बजाय कई वर्षों तक रून को देखने में घंटों बिताने के। यह उन लोगों की संख्या को बहुत कम कर देता है जो जादू की पुस्तक के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद किसी व्यक्ति की योग्यता के साथ समस्या होती है। यदि आपकी योग्यता मंत्र के तत्व से मेल नहीं खाती है तो इसकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। जादूगर ऐसे कुलीन परिवार की सेवा करना पसंद करेंगे जिसने पर्याप्त मात्रा में मंत्रों को इकट्ठा किया हो, बजाय इसके कि वे स्क्रॉल चुराने के लिए इधर उधर भटके और अंत में कुछ ऐसा पाए जिसका वे उपयोग नहीं करना चाहते। मेरा मानना है कि ऑर्सन ने विद्रोह करना चुना जब उसे आखिरकार अपनी योग्यता से मेल खाता मंत्र मिल गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तो उसकी योग्यता अग्नि थी। जब तक मेरा डेंटियन नहीं बन जाता, मुझे अपनी योग्यता का पता नहीं चलेगा, जिसका मतलब है कि तब तक मंत्र पाने का तरीका खोजना बेकार है। आखिरी बात आपके तत्व की दुर्लभता है। सबसे आम मंत्र अग्नि और जल तत्व के हैं, उसके बाद वायु और पृथ्वी है। थंडर का स्थान उनके ऊपर है, केवल प्रकाश और अंधकार का। बेशक तत्व जितना दुर्लभ होगा, मंत्र उतना ही मजबूत होगा, उसी स्तर के अन्य मंत्रों की तुलना में। नूह ने पहली बार ऐसा कुछ सुना था। वह मार्क के स्पष्टीकरण को बीच में रोककर पूछने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा विभाजन क्यों है? मार्क को अपना भाषण जारी रखने से पहले थोड़ा सोचना पड़ा। खैर, सच तो यह है कि मंत्रों का निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जो हजारों सालों से चली आ रही है और केवल जादुई आरेखों में विशिष्ट प्रतिभा वाले शीर्ष साधक ही उन्हें बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आम ज्ञान के अनुसार एक तत्व जितना दुर्लभ होता है, उसका आरेख बनाना उतना ही कठिन होता है, इसीलिए उनके मंत्र कम होते हैं और इसीलिए उन्हें दुर्लभ नाम मिला। फिर मार्क ने अपनी और अपने भाई की ओर इशारा किया। हमारा तत्व वज्र है। भले ही यह एक दुर्लभ तत्व है, लेकिन बलवन परिवार के पास जो संचय है, उसके अनुसार उनके पास इसके कुछ स्क्रॉल होने चाहिए। फिर भी, क्या आपको लगता है कि अगर हम आंतरिक घेरे में प्रवेश करते हैं, तो भी वे हमें इसे दे देंगे? सैंडी ने नूह को जवाब देने का समय नहीं दिया और सीधे बोल पड़ी। उत्तर है, शायद नहीं। हमारे पास जो चरित्र है, उसके साथ आंतरिक चक्र हमें कभी भी उस तरह की शक्ति रखने की अनुमति नहीं देगा, वे बस हम पर भरोसा नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम अभी भी बाहरी शकल में इस तरह के मिशनों को पूरा करने के लिए भटक रहे हैं, जबकि हम दोनों रैंक 1 जादूगर के स्तर तक पहुंच चुके हैं? तो वे वास्तव में जादूगर थे और केवल प्रतिभाशाली स्काउट नहीं थे। मेरा भाई सही कह रहा है, हमारी क्षमताओं के समूह में एक दुर्लभ तत्व के जादू से हमारी शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इस वजह से आंतरिक चक्र हमें अंदर नहीं आने देगा और हमें बाहरी चक्र में ही बूढ़ा होने के लिए छोड़ देगा। नूह उलझन में था। तो फिर आप अभी भी बलवन परिवार की सेवा क्यों करते हैं?
इस समय माँ की मुस्कुराहट में केवल लाचारी झलक रही थी, क्योंकि यह एकमात्र स्थान है जहां हम अपनी साधना के लिए कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और बड़े परिवारों में हमारे स्तर पर पुरस्कारों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। एकमात्र विकल्प रॉयल शहर में अकादमी होगा, लेकिन अफसोस। उसने नूह की ओर आंख मारी। वे केवल 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को ही नामांकित करते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 34-34। समस्या। राक्षसी तलवार का जन्म। 34। समस्या। एड्स बाय पब फ्यूचर। चूंकि नूह को साधना जगत में प्रवेश का मार्ग मिल गया था, इसलिए उसने अन्य किसी भी प्रकार के ज्ञान की पूरी तरह उपेक्षा कर दी, हालांकि उसके पास अपनी कठोर दिनचर्या के कारण अध्ययन के लिए समय नहीं था। उन्हें इस देश की राजनीतिक सत्ता प्रणाली और अपने परिवार के घर के आसपास के वातावरण की केवल बुनियादी समझ थी। सत्ता का विभाजन उनकी पिछली दुनिया की सामंती व्यवस्था के समान था। छोटे आकार के कुलीन परिवार अपने क्षेत्र को बनाए रखने के लिए मध्यम आकार के लोगों को कर देते थे, इसी तरह बड़े आकार के कुलीन परिवार केवल शाही परिवार के प्रति जवाबदेह थे। कोई भी बड़ा कुलीन परिवार किसी शहर पर नियंत्रण रखता था, जैसे मोसेग्रो शहर पर शोस्ती परिवार का नियंत्रण था, और वह शाही राजवंश के आदेशों के अनुसार उसका संचालन करता था। फिर भी नूह का मन इन विषयों से संबंधित किसी भी नाम के प्रति अधिकांशतः अनभिज्ञ था। उसने साधना में इतना अधिक ध्यान केंद्रित किया कि उसे केवल ये याद रहा कि इस राष्ट्र का नाम उतरा था। तो एक विकल्प है। अगर खेती का विषय जनता के लिए इतना छिपा हुआ न होता तो मुझे और अधिक जानकारी होती। जब मैं परिवार से दूर जाऊंगा तो मेरे पास 1 या 2 बैकअप योजनाएं होनी चाहिए। यदि नूह को किसी एक बात का पूरा यकीन था, तो वह ये कि भविष्य में वह बलवान परिवार से अलग हो जाएगा। वह जानता था कि एक कमीने के रूप में उसकी स्थिति के कारण उस वातावरण में उसकी संभावनाएं सीमित थीं, इसलिए उसके पास रहने की कोई योजना नहीं थी। वह ओरसन की तरह एक भगोड़ा बनना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वह अपना पूरा जीवन रईसों की सेवा में बिताए और आशा करे कि एक दिन उसे पुरस्कार मिलेगा। दुर्भाग्य से मैं अभी भी कमजोर हूं। मुझे भागने के बारे में सोचने से पहले अपने डेंटियन के बनने और अपनी योग्यता निर्धारित होने का इंतजार करना चाहिए। मुझे रईसों के समर्थन के बिना कैसे मजबूत बनना है, इस पर एक सामान्य योजना की भी आवश्यकता होगी, और मेरी मां के बारे में भी स्थिति है। उनकी समस्याओं का कोई तत्काल समाधान नहीं था, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि जब उन्हें चीजों की स्पष्ट समझ हो जाएगी, तब वे इनके बारे में सोचेंगे। डॉट डॉट डॉट। बाहरी घेरे में जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। सुसान के अंतिम संस्कार समारोह को छोड़कर नूह ने जादुई जानवरों के समूहों को प्रशिक्षित करने और उनकी सफाई करने के अलावा और कुछ नहीं किया। उसके 12 वर्ष का होने के कुछ ही दिनों बाद एक बड़ी घटना घटी। उसके EQ पॉइंट्स ने श्वास को अवशोषित करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। उसका तीसरा चक्र पूरा हो गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले चक्र में उसे रैंक 2 का शरीर प्राप्त होगा। इस समय नूह गार्ड बिल्डिंग के नीचे यातना कक्ष में था। वह एक धातु की मेज से बंधा हुआ दर्द से चिल्ला रहा था। विलियम उसके बगल में खड़ा था और चिल्ला चिल्लाकर उन EQ पॉइंट्स की संख्या बता रहा था जिन्हें वह नष्ट करने जा रहा था। 7 EQ पॉइंट नष्ट हो गए हैं, भावर बन रहा है, ध्यान केंद्रित करो। तब तक नूह को उपचार या कम से कम इसकी प्रक्रिया की आदत हो चुकी थी। EQ पॉइंट टूटने से उसे जो दर्द होता था, वह अन्य बार की तरह ही भयानक होता था। चाहे वह अपनी मानसिक ऊर्जा कितनी भी बढ़ा ले, उसे होश में बने रहने के लिए अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ता था। मौत की सामान्य भावना नूह के मन में आई, लेकिन वह उसे विचलित नहीं कर सका। वह पूरी तरह से अपनी पीठ पर जमा हो रही सांस पर केंद्रित था। पर्याप्त घनत्व प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्वास को नियंत्रित किया और उस स्थान को भर दिया जहां पहले उनके EQ पॉइंट थे। फिर भी उस समय कुछ अप्रत्याशित हुआ। श्वास खाली स्थानों में जमा होने के बजाय उसके शरीर द्वारा अवशोषित कर ली गई। सबसे अधिक चिंता की बात यह थी कि नूह को ताकत में कोई वृद्धि महसूस नहीं हुई। उसकी सांस उसके शरीर के अंदर पूरी तरह से गायब हो गई थी, जबकि मौत का एहसास अभी भी तेज गति से करीब आ रहा था। उन्होंने EQ पॉइंट के पिछले स्थानों पर पुनः श्वास प्रवाहित करने का प्रयास किया, लेकिन वही बात घटित हुई। वह ये सोचकर असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वह जो भी सांस इकट्ठा करने की कोशिश करता, वो उसके शरीर द्वारा सोख ली जाती और उसे ये भी पता नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है। तभी एक परिचित काले तरल की एक बूंद उसके दाहिने हाथ से बाहर निकली। ये देखकर नूह को अंततः समझ में आ गया, वह अपने शरीर के रैंक में वृद्धि से गुजर रहा था। क्या अवशोषित की जा रही सांस मेरे शरीर को रैंक से आगे धकेल रही है? क्या इसका मतलब यह है कि जब तक मेरा शरीर आगे नहीं बढ़ता, मैं EQ पॉइंट नहीं बना सकता? वह किसी अन्य स्पष्टीकरण के बारे में नहीं सोच सका और उसके पास विलियम से पूछने का समय नहीं था, क्योंकि उसके मन में अंधकार गहराता जा रहा था, इसलिए वह पूरी तरह से आत्मसात प्रक्रिया में लग गया।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह लगातार श्वास लेते रहे, बिना ये देखे कि उनके एक्यू पॉइंट बन रहे हैं या नहीं। उसके शरीर से काला तरल पदार्थ तीव्र गति से बाहर निकलने लगा। विलियम उसे पकड़कर इस प्रक्रिया को चिंता से देख रहा था। वह समझ गया कि उसके शिष्य को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा है, लेकिन वह उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने शिष्य के हाथों को मेज पर स्थिर रखते हुए काले पदार्थ से रंगने दिया। इस बीच नूह पूरी तरह से तरल पदार्थ से ढक गया था, क्योंकि वह अंधेरे से बचने के लिए अवशोषण प्रक्रिया में तेजी ला रहा था। फिर अंततः श्वास एकत्रित होकर उसके एक्यू पॉइंट बनाने लगी। उन्होंने जल्दी से नवनिर्मित एक्यू पॉइंट्स को अलग कर दिया और उनके ठोस होकर उनके शरीर से जुड़ने का इंतजार करने लगे। उन्होंने कनेक्शन प्रक्रिया के कारण होने वाले दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और केवल सांस और हड्डी के टुकड़ों के मिश्रण को उत्पन्न करने वाली बाधाओं पर ही ध्यान केंद्रित किया। अंत में मिश्रण ठोस हो गया और उसने अपने अंदर शक्ति की एक जबरदस्त लहर महसूस की। पिछली बार की तरह उन्होंने नवनिर्मित एक्यू पॉइंट्स के चारों ओर की बाधाओं को हटाने से पहले कुछ और समय तक इंतजार किया, ताकि वे पूरी तरह आश्वस्त हो सके कि उपचार ठीक से हुआ है। उसका शरीर अत्यंत मजबूत लग रहा था। उसका दिमाग थक गया था और उसकी मानसिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह खर्च हो चुकी थी, लेकिन उसकी पीठ में कोई दर्द नहीं था। उसने अपनी भुजाओं से जोर से खींचा और उसके हाथों को बांधने वाली धातु की जंजीरें टूट गईं। फिर उसने अपने पैरों के साथ भी ऐसा ही किया और उन्हें बांधने वाली जंजीरें टूट गईं। वह धातु की मेज पर खड़ा होकर अपने शरीर को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग उस दर्द से इतना थक गया था कि वह अपनी नई ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। इस बीच विलियम उसकी ओर देखकर गर्मजोशी से मुस्कुरा रहा था। उसे इस शिष्य पर गर्व था जो लगातार दृढ़ संकल्प और बहादुरी के साथ किसी भी कठिनाई को पार कर रहा था। नूह मेज से नीचे उतरा और अपने गुरु को प्रणाम किया। यह पहली बार था जब उपचार समाप्त होने के तुरंत बाद वह ऐसा कर सका था। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ओह हाँ, ऐसा लगता है कि चूंकि मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, इसलिए मुझे इस बार बिस्तर पर पड़े रहने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए हम कल मुकाबला कर सकते हैं। मैं अपने नए शरीर की ताकत को महसूस करने के लिए उत्सुक हूँ। विलियम के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह चिड़चिड़ापन आ गया। तुम काम के प्रति जुनूनी हो, कल तुम इस कमरे को साफ करोगे और अपने शरीर से निकली गंदगी से छुटकारा पाओगे। और तुम मेरी हथकड़ी चुकाने के लिए अतिरिक्त मिशन करोगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 35। संदेह। राक्षसी तलवार का जन्म। 35। संदेह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगली सुबह जब नूह उठा तो उसने स्पष्ट रूप से अपने शरीर की ताकत में वृद्धि महसूस की। सोने से पहले उसने स्नान किया था ताकि रैंक में उन्नति के दौरान उसके शरीर पर आई गंदगी को धो सके, और अब वह अपने कमरे में खड़ा होकर किसी भी बदलाव को ध्यान से महसूस कर रहा था। सबसे तात्कालिक बात यह थी कि उसकी मांसपेशियों का आकार बढ़ गया था और वे अधिक सुस्पष्ट थी। उन पर 1 इंच भी चर्बी नहीं थी, जिससे नूह का शरीर पतला और मजबूत दिखाई देने लगा था, हालांकि वह अभी भी काफी छोटा था। फिर भी सबसे बड़े परिवर्तन उसके शरीर के अंदर हुए। उसकी पीठ पर स्थित 7 एक्यू पॉइंट पिछले चक्र की तुलना में कम से कम 2 गुना अधिक गति से श्वास को अवशोषित कर रहे थे। उसके शरीर में जो मात्रा थी वह पहले से ही 3 गुना बढ़ गई थी और उसकी गुणवत्ता भी बेहतर लग रही थी। इस मात्रा के साथ मैं सांस खत्म होने से कम 6 बार पूरी ताकत से हमला कर सकता हूं। मैं उस नई गति को भी ध्यान में नहीं रख रहा हूं जिस पर मैं इससे पुनः प्राप्त कर रहा हूं। हो सकता है कि जब अन्य 6 का उपयोग हो जाए तो मेरे पास एक और हमले के लिए ऊर्जा हो, और ये तब जबकि चौथा चक्र भी पूरा नहीं हुआ है। नई प्राप्त हुई शक्ति ने नूह को अपने स्वामी के साथ युद्ध करने के लिए उत्सुक बना दिया था, इसलिए उसने जल्दी से एक सफेद किमोनो पहना और कमरे से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया, इससे पहले कि एक विचार ने उसे रोक दिया। ठीक है, पहले मुझे यातना कक्ष साफ करना होगा। डॉट 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 झनकार। गार्ड बिल्डिंग के एक कमरे में तलवारों की टकराने की आवाज गूंज उठी। नूह विलियम के शरीर के साथ अभ्यस्त होते हुए निर्णय और संकल्प के साथ उसके विरुद्ध लड़ रहा था। कुछ समय बाद विलियम को नूह के हमलों को रोकने के लिए लकड़ी की छड़ी को छोड़ना पड़ा और असली तलवार का इस्तेमाल करना पड़ा। फिर भी नूह कभी भी अपने स्वामी की रक्षा को पार करने में सक्षम नहीं था। विलियम उसके निष्पादन पर टिप्पणी करते हुए उस पर आने वाले किसी भी हमले को रोक देता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी नूह के चेहरे पर अपने शरीर के सुधार की खुशी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर केवल शीतलता और एकाग्रता झलक रही थी। अभ्यास सत्र में जाने से पहले उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की थी और उनकी बाईं आंख के ठीक नीचे चेहरे पर एक बड़ा सा खरोंच का निशान देखकर वे हतप्रभ रह गए थे। उसके मन में एक प्रकार का दबाव बन गया था, जो उसे कुछ अपरिवर्तनीय घटित होने से पहले तेजी से सुधार करने के लिए प्रेरित कर रहा था।
विलियम ने अपने शिष्य की मनस्थिति को देखा और उसके दृढ़ संकल्प के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए प्रशिक्षण की तीव्रता बढ़ा दी। जब नूह की सांसें तेज चल रही थी और उसे बहुत पसीना आ रहा था, तभी उसके स्वामी ने लड़ाई रोककर उससे चर्चा करने के लिए फर्श पर बैठने का निर्णय लिया। नूह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसने उन प्रश्नों को छांटना शुरू कर दिया जो वह पूछना चाहता था। तो, रैंक 2 शरीर कैसा है? विलियम ने बातचीत शुरू की। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। मेरी ताकत और गति एक बेतुके स्तर तक बढ़ गई। मुझे विश्वास है कि अब मैंने पूरी तरह से रैंक 3 जादुई जानवर की सीमाओं को पार कर लिया है। विलियम ने सिर हिलाया। वह जानता था कि रैंक में हर उन्नति से ताकत में अचानक वृद्धि होती है और रैंक का स्तर जितना ऊंचा होगा, पिछले स्तर से अंतर उतना ही बड़ा होगा। नूह ने अपना पहला प्रश्न चुना। गुरुजी, क्या सभी साधक मूर्ख हैं? विलियम को यह प्रश्न सुनकर आश्चर्य हुआ और वह इसका अर्थ पूछे बिना न रह सका। आपका क्या मतलब है? खैर, ऑर्सन के विरुद्ध अभियान में मुझे एहसास हुआ कि साधकों के व्यक्तित्व में विचित्र विशेषताएं होती हैं। विलियम पहले तो भ्रमित हुआ, लेकिन फिर अपने शिष्य के जटिल भाव को देखकर उसे कुछ समझ में आया और वह चिढ़ गया। तुम, वह बालक जिसने 8 वर्ष की आयु में तकनीक के लिए गार्डों को ठगा, वह बालक जिसने 4 वर्षों में प्रशिक्षण और लड़ाई के अलावा कुछ नहीं किया, वह बालक जो पूरे दिन साधना के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता, क्या तुम कह रहे हो कि साधक अजीब होते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह इन शब्दों से अचंभित हुआ, लेकिन जवाब में उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ला दी। विलियम ने अपना सिर हिलाया और आगे बोला, यह साधना प्रक्रिया नहीं है जो इन विशिष्टताओं का कारण बनती है, बल्कि एक व्यक्ति को शक्ति प्राप्त करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। केवल एक मजबूत व्यक्तित्व ही इस लंबी राह पर आगे बढ़ सकता है, जो आने वाली अनेक कठिनाइयों से विचलित हुए बिना आगे बढ़ सकता है। नूह को ज्ञान प्राप्त हुआ। शरीर पोषण विधियों के अभ्यास के लिए निरंतर ध्यान और महान धैर्य की आवश्यकता होती थी, और ये अभ्यास करने के लिए सबसे आसान तकनीकें थीं। अधिकांश लोग ऐसे तरीकों से ऊब जाएंगे या थक जाएंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे उच्चतर शक्तियों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। कौन हर रोज मार्शल आर्ट का अभ्यास करने को तैयार होगा जब तक कि उसका शरीर थक न जाए? कौन घंटों रून को देखने में बिता सकता है जो उसे दर्द और थकावट का कारण बनता है? केवल दृढ़ इच्छाशक्ति वाले लोग, और उनमें आमतौर पर कुछ ऐसी विशिष्टताएं होती थी जिन्हें वे त्यागने के लिए तैयार नहीं होते थे, जैसे कि सत्ता की तलाश में नूह की जिद या सैंडी का बेपरवाह रवैया। मुझे लगता है अब मैं समझ गया हूं। हालांकि एक और बात है। नूह रॉयल शहर में अकादमी के बारे में पूछने वाला था, लेकिन तभी उसके मन में एक संदेह आया। उसने वाक्य का आखिरी हिस्सा बोलने से खुद को रोक लिया और आखिरी क्षण में उसका विषय बदल दिया। क्या मैं इस देश के कृषकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूं? आप जानते हैं, इस विषय पर जानकारी काफी छिपी हुई है और मुझे ये भी नहीं पता कि इसे कहां खोजना है। विलियम आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ उसने कुछ बार सिर हिलाया। आखिरकार आप इस देश के इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं? चिंता मत करो, मैं हमारी अगली मुलाकात पर इन शकल से एक किताब लाऊंगा। सोचो कि मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक आप मुझसे प्रशिक्षण से संबंधित कुछ नहीं पूछेंगे। नूह के चेहरे पर एक दोषी मुस्कान थी। कमरे से बाहर जाने के बाद ही वह अंततः शांत हो सका। मैंने लगभग गलती कर दी थी। मुझे पता है कि मास्टर को मेरी परवाह है, लेकिन अगर उन्हें समझ में आ जाए कि मैं परिवार छोड़ना चाहता हूं तो क्या होगा? क्या वह मेरी मदद करेंगे या मुझे सजा देंगे? बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि जब तक 7 नरकों की फोजिंग पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनके साथ कुछ भी न बताना बेहतर है। इसके अलावा, मुझे वास्तव में नहीं पता कि रॉयल सिटी तक कैसे पहुंचा जाए। नूह गहरी सोच में डूबा हुआ अपने कमरे में वापस चला गया। वह विलियम से कुछ भी छिपाना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसने उसकी बहुत मदद की थी, फिर भी उसका भविष्य उसके लिए सर्वप्रथम था। वह अपने जीवन में एक साधारण रक्षक बनकर रहना स्वीकार नहीं कर सकता था। वह बिना किसी बाधा के आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहता था, और ऐसा करने के लिए उसे एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो उसे हवेली में रहकर नहीं मिल सकती थी। ऐसा लगता है कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, उन्हें निराश करना मेरा स्वभाव है। मुझे खेद है गुरु, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं है कि मैं अपनी स्थिति को अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लूं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं। आदत के अनुसार उसने अपनी तलवारें उठाई और अभ्यास किया। मुकाबला समाप्त होने के बाद उसके शरीर में सांस 1/4 बढ़ गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 36-36। डाकू। राक्षसी तलवार का जन्म। 36। डाकू। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह की जीवनशैली में यह एकमात्र आसन समस्या थी। वह प्रशिक्षण और लड़ाई जारी रखे हुए थे, लेकिन एक पहलू उन पर दबाव बना रहा था।
मैं गुरु को कैसे बताऊं कि मेरी चेतना के सागर में रून लगभग पूरा हो चुका है। उसे अपनी मानसिक ऊर्जा के लिए प्रशिक्षण शुरू किए हुए केवल 2.5 वर्ष ही हुए थे, लेकिन पुनर्जन्म से प्राप्त लाभ के कारण वह लगभग रैंक एक जादूगर बन गया था। ठीक है, मैं इस मिशन के बाद इस बारे में सोचूंगा। कम से कम 5वें उपचार में कोई समस्या नहीं आई। लगभग 1 माह पहले उन्होंने अपना चौथा चक्र सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और 5वें चक्र में प्रवेश कर गए। स्पष्टतः शरीर के विकास के ठीक बाद का चक्र पूरा करना सबसे आसान था। इसके बाद मध्य चक्र था जिसमें लंबे समय तक पोषण की आवश्यकता थी, तथा अंतिम चक्र था जिसमें चिकित्सक को उपचार के दौरान पंक्तियों को तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 13 वर्ष की आयु पूरी होने के कुछ महीनों बाद मुझे रैंक 3 का शरीर प्राप्त हो जाएगा। मुझे आशा है कि अंतिम उपचार चौथे उपचार के समान होगा। उपचार के दौरान हुई अप्रत्याशित घटना के बाद नूह ने 7 नरक विधि के विभिन्न चक्रों पर अधिक चिंतन किया, ताकि अगली अप्रत्याशित स्थिति के सामने आने पर वह तैयार रहे। आखिरकार इस प्रक्रिया के दौरान एक भी गलत कदम उसकी मृत्यु या अस्थायी चोट का कारण बन सकता है। इन महीनों के दौरान उन्होंने इस देश के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार भी किया, जो उनके गुरु द्वारा दी गई अनेक पुस्तकों की बदौलत संभव हुआ, और अंततः उन्हें वह जानकारी मिल गई जो उन्हें चाहिए थी। शाही शहर का नाम इसे चलाने वाले राजवंश के नाम पर रखा गया है और 2000 साल पहले से इसे एल्बास कहा जाता है। कोई भी कुलीन परिवार जो शाही शहर पर नियंत्रण करने में कामयाब हो जाता है, वह राजवंश बन जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 2000 वर्ष पूर्व एल्बास परिवार ने पिछले राजपरिवार के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था और जीत हासिल की थी। तब से वे अपने विरुद्ध हुए किसी भी विद्रोह में कभी नहीं हारे। इतने लंबे समय तक उनका विरोध करने का एक कारण अकादमी का निर्माण था। अकादमी कुलीन परिवारों के वंशजों और युवा प्रतिभाओं के लिए सबसे अच्छा प्रशिक्षण मैदान है। इसे एल्बास परिवार द्वारा युवा पीढ़ी के किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को शाही परिवार के करीब लाने के साधन के रूप में बनाया गया था, क्योंकि अकादमी से स्नातक होने के बाद आप शाही शहर में एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर सकते हैं। यह एक चतुर चाल है जो उनकी शक्ति को बढ़ाती है, जबकि एक ही समय में कुलीन परिवारों की शक्ति को कम करती है। यही कारण है कि उन्होंने अपने छात्रों को कई तकनीकों और मंत्रों तक पहुंच प्रदान करने के लिए इसमें इतना निवेश किया। समस्या यह है कि मैं केवल एक प्रतियोगिता के माध्यम से वहां प्रवेश कर सकता हूं। अकादमी में प्रति वर्ष 2 बार नामांकन होता था, और वह भी केवल 2 तरीकों से, धन और शक्ति के माध्यम से। या तो आप सोने और बहुमूल्य सामग्रियों की अत्यधिक राशि का भुगतान कर सकते थे, या आपको अन्य प्रतियोगियों के खिलाफ आयोजित प्रतियोगिता जीतनी होती थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि नूह के पास दूसरा तरीका ही एकमात्र विकल्प था। मैंने समय आने पर बचने के लिए कुछ रास्ते भी तैयार कर लिए हैं। मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि वह समय नामांकन प्रतियोगिता के समय के करीब होगा। अकादमी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद नूह को केवल उत्तरा महाद्वीप के मानचित्रों का निरीक्षण करना था, ताकि उन स्थानों की ओर भागने के कुछ मार्गों की योजना बनाई जा सके जहां चयन होना था। जब वह अपनी हालिया खोजों के बारे में विचार मंथन कर रहा था, तब नूह एवरग्रीन जंगल से तेजी से गुजर रहा था। उनका मिशन डाकुओं के एक समूह को ढूंढना था, जिन्होंने जादुई जानवरों के शरीर के अंगों को ले जाने वाले एक व्यापारी कारवां पर हमला किया था। उसे डाकुओं को मारना था और माल वापस लाना था। उनके गुरु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे बहुत शक्तिशाली साधक नहीं थे और वह चोरी की गई वस्तुओं के बीच मिशन के लिए पुरस्कार चुन सकते थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह समूह खुद को ग्रे शैडो कहता है और इसमें 7 सदस्य हैं। पिछले साल उन्होंने एवरग्रीन जंगल के पास के क्षेत्र में काम किया था, इसलिए उनका आधार यही होना चाहिए। लेकिन कुछ जांच के बाद भी वे कभी नहीं मिले। मुझे लगता है कि सैंडी और मार्क कहीं और व्यस्त हैं, इसलिए मास्टर ने मुझे इस मिशन के लिए चुना है। अपनी प्रबल मानसिक ऊर्जा के कारण नूह इस मिशन के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों में से एक था, क्योंकि वह अपने आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जंगल में यह उसका दूसरा दिन था, लेकिन उसे अभी भी डाकुओं का पता लगाना था। यद्यपि एवरग्रीन वन का क्षेत्रफल बलवन परिवार के शासन वाले वन से बड़ा था तथा खतरनाक जादुई जानवरों से भरा हुआ था, फिर भी इसकी परिधि के पास का क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित था, क्योंकि शोस्ती परिवार समय समय पर व्यापारी मार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए इसे खतरों से मुक्त करने के लिए सैनिक भेजता था। मालिक ने कहा कि अगर 1 महीने की खोज के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं ये काम छोड़कर वापस हवेली में जा सकता हूँ। तो उसका एकाकी मिशन शुरू हो गया था। नूह दिन में ग्रे शैडो के निशानों की तलाश में यात्रा करता और रात में केसियर रून में प्रशिक्षण लेता। उन्हें इस प्रकार का मिशन पसंद था क्योंकि इससे उन्हें जंगल में जीवित रहने का तरीका सीखने का मौका मिला। उन्होंने इसे भविष्य में अपने बड़े पलायन की तैयारी के रूप में लिया। 1 सप्ताह की खोजबीन के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। नूह वास्तव में मिशन को विफल नहीं करना चाहता था, या बेहतर ढंग से कहें तो वह डाकुओं की जमा राशि से मिलने वाले मुफ्त इनाम को छोड़ना नहीं चाहता था। वह एक पेड़ पर खड़ा होकर गहरी सोच में डूबा रहा, जब तक कि उसे एक विचार सूझा।
क्या होगा अगर मैं एक कारवां का अनुसरण करूं? यह विचार उन्हें काफी अच्छा लगा, इसलिए वह मॉसग्रोव शहर की दिशा में जंगल की परिधि की ओर बढ़ गए। वह वहां 3 दिन तक इंतजार करता रहा, तथा उन कारवां को गुजरने देता रहा जो बहुत छोटे थे या जिनमें कुछ महत्वपूर्ण सामान नहीं दिख रहा था, जब तक कि उसे सही लक्ष्य नहीं मिल गया। ये 2 अलग-अलग गाड़ियों से बना एक बड़ा कारवां था। इसके एक तरफ एक बड़ा लाल प्रतीक अंकित था जो पीठ पर पंखों वाले एक बाघ का प्रतिनिधित्व करता था। नूह ने अनुमान लगाया कि यह शोस्ती के क्षेत्र में मध्यम आकार के कुलीन परिवारों में से एक था। एक गाड़ी पर सैनिकों का एक समूह सवार था जो बारी बारी से कोचवान की भूमिका निभा रहे थे, जबकि दूसरी गाड़ी पर बिना दाढ़ी वाला एक गंजा मोटा आदमी और एक युवा लड़की सवार की भूमिका में थे। वह ग्रे शैडोज का आदर्श लक्ष्य लगता है। सैनिक उतने मजबूत नहीं दिखते, लेकिन एक कुलीन परिवार द्वारा उन्हें एक व्यापारी की रक्षा के लिए भेजने का मतलब है कि उनके पास जो सामान है उसका कुछ मूल्य होना चाहिए। मानसिक ऊर्जा का उपयोग न केवल आसपास के वातावरण को देखने के लिए किया जा सकता है, बल्कि किसी की ताकत का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जा सकता है। फिर भी जादूगर बनने से पहले इसकी सटीकता में अभी भी कुछ कमी होगी। हालांकि इन सैनिकों का मूल्यांकन करने के लिए नूह का स्तर पर्याप्त से अधिक था। तो ये तय हो गया है, मैं उनका पीछा करूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 37-37 चोरी। राक्षसी तलवार का जन्म 37 चोरी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कारवां सदाबहार जंगल के अंदर चला गया। नूह काफी दूर तक पेड़ से पेड़ पर कूदता हुआ उसका पीछा कर रहा था। वह उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब ग्रे छायाएं दिखाई देंगी। वह काफी ऊब चुका था, वह बस कुछ घटित होने या अपनी अनुभूति की सीमा में आने का इंतजार कर सकता था। यह उसके सामान्य दिनों से काफी अलग था, जब वह प्रशिक्षण में बिताता था और फिर आराम करने के लिए सो जाता था। इस बीच कारवां पर क्विन एक व्यापारी था जिसने 16 वर्ष की आयु में अपने परिवार की नौकरी संभाल ली थी। वह व्यापार की कला में प्रतिभाशाली थे और उन्होंने अपना स्थान इतना ऊंचा उठाया कि वे मेर्जर परिवार के पसंदीदा व्यापारी बन गए, जो शोस्ती परिवार के अधीन एक मध्यम आकार का कुलीन परिवार था। अभी वह मर्जर हवेली की ओर वापस जा रहा था, जो जंगल की परिधि से ज्यादा दूर नहीं, जंगल के दूसरी ओर स्थित है। उन्होंने कुलीन परिवार द्वारा दिए गए सामान को मॉसग्रोव शहर के बाजार में सफलतापूर्वक बेच दिया था और अच्छी खासी रकम कमा ली थी। चून की व्यापारिक यात्रा अच्छी रही, इसलिए वह प्रसन्नचित था और जंगल के खतरों की परवाह किए बिना वह हवेली की ओर लौटने के लिए छोटा रास्ता ले रहा था, क्योंकि आखिरकार उसकी रक्षा में एक कुलीन परिवार के सैनिक थे। हाँ, अगर मेरे पूर्वज मुझे अभी देख लें। मैंने अकेले ही अपने परिवार की स्थिति इतनी बढ़ा ली है कि एक कुलीन परिवार वास्तव में मेरी यात्रा के दौरान मेरी रक्षा करता है। ये उनके विचार थे। बेशक वह जानता था कि सैनिकों का मिशन माल की रक्षा करना था न कि उसकी, लेकिन उसका मूड इससे अप्रभावित था क्योंकि इस बार उसकी यात्रा वास्तव में लाभदायक थी। जब मैं व्यापार पूरा कर लूंगा और हिसाब किताब का सामान वापस कर दूंगा तो मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं रिटायर हो सकूं और एक छोटा सा घर बना सकूं। कौन जानता है, कुछ पीढ़ियों में मेरा परिवार कुलीन हो जाए। अनायास ही उसकी नजर उसके बगल में बैठी युवती पर चली गई। उनकी पत्नी के निधन के बाद से वह उनके परिवार में एकमात्र बची हुई महिला थी, फिर भी उनकी इस बेटी को डीलर के रूप में उनकी प्रतिभा विरासत में मिली। क्विन ने उसे अपना सारा ज्ञान और अनुभव सिखाया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह अपना खुद का मकान बनाने के करीब होगा। मैं चाहता था कि वह किसी छोटे परिवार से शादी करे, लेकिन अगर मैं थोड़ा इंतजार करूं तो वह मध्यम परिवार में पहली पत्नी बनने का प्रयास कर सकती है। आखिरकार मर्जर परिवार के युवा मालिक के साथ उसका रिश्ता इतना भी बुरा नहीं है। क्विन अपने विचारों में खोया हुआ था, जबकि कारवां आगे बढ़ रहा था। वह बस चीजों की योजना बना रहा था और घटनाहीन यात्रा के दौरान सूची को छांट रहा था। हालांकि सदाबहार वन में प्रवेश के एक सप्ताह बाद कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पेड़ों के पीछे से चलाया गया एक तीर आगे चल रहे गाड़ी के घोड़े पर जा लगा। जैसे ही 3 आकृतियां अपने छिपने के स्थानों से बाहर आई, घोड़ा तुरंत ही जमीन पर गिरकर मर गया। सैनिक क्रोधित हो गए और उन पर चिल्लाते हुए गाड़ी से कूद पड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मर्जर परिवार की गाड़ी पर हमला करने की? तुम जीने से थक गए होगे। तीनों आकृतियों ने भूरे रंग के हुड वाले लबादे पहन रखे थे जिनसे उनके चेहरे पूरी तरह ढके हुए थे तथा उनकी बड़ी आस्तीन से उनके हाथ छिपे हुए थे। जब सिपाही ने उन्हें धमकाया तो उनमें से एक हंसने लगा। हाँ, क्या तुमने उसकी दूसरी छाया, तीसरी छाया सुनी? वह वास्तव में सोचता है कि हम उनसे डरते हैं। एक अन्य ने उत्तर दिया। पहली छाया, तुम चिंता मत करो, वे जल्द ही समझ जाएंगे। जैसे कि यह किसी प्रकार का संकेत था, तीनों नकाबपोश लोगों ने सीधे सैनिकों पर हमला कर दिया, उन पर चाकू फेंके और अपनी आस्तीन से छोटी तलवारें निकाली। सैनिकों ने उनके हमलों को रोका और उन्हें घेरना शुरू कर दिया।
आखिरकार उन 3 के मुकाबले 5 सैनिक थे, संख्या में बढ़त स्पष्ट दिख रही थी। हालांकि उसी समय पेड़ों के पीछे से एक और तीर चला और एक सैनिक के पैर में जा लगा तथा 2 और नकाबपोश व्यक्ति अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गए। घायल सैनिक की वजह से चोरों को लाभ मिल रहा था, फिर भी वे अपने दुश्मनों को मारने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे। क्विन अपनी बेटी के साथ गाड़ी के अंदर छिपा हुआ था जब से हमला शुरू हुआ था। वह जानता था कि सामान सैनिक का मुख्य मिशन था, इसलिए उसने चालाकी से उनके बीच छिपने का फैसला किया। वह पूरी प्रक्रिया में काफी निश्चिंत थे क्योंकि उन्हें एक मध्यम आकार के परिवार की शक्ति पर पूरा भरोसा था। आप चिंता मत कीजिए, साधारण चोर किसी कुलीन परिवार का प्रतीक चिन्ह पहने किसी व्यक्ति की हत्या करने की हिम्मत नहीं करेंगे। भले ही वे अपराध की जिंदगी अपना लें, फिर भी वे कुलीनों के पीछे छिपी शक्ति से डरते हैं। वह अपनी बेटी को सांत्वना दे ही रहा था कि अचानक एक आवाज ने उसे टोका। वह सही कह रहा है प्यारे, हम शक्तिशाली साधकों से बहुत डरते हैं जो उनकी रक्षा करते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनका प्रतीक देखते ही भाग जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्विन चौंक गया। गाड़ी के अंत में एक नकाबपोश व्यक्ति सामान को देख रहा था। उसने हाथ से इशारा किया और सारा सामान उसकी आस्तीन में समा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चोर ने हल्के से सिर झुकाया और फिर तेजी से गाड़ी से बाहर निकल गया। कुछ ही क्षणों में वह पेड़ों के बीच गायब हो गया। यह दृश्य देखकर क्विन की सारी शक्ति खत्म हो गई और उसने एक कमजोर बयान जारी किया। मैं बर्बाद हो गया हूं। समय को थोड़ा पीछे मोड़ने पर पता चला कि नूह अभी भी कारवां का पीछा कर रहा था। 7 दिन बीत चुके थे लेकिन अभी भी ग्रे शैडोज का कोई निशान नहीं था। यह बहुत बोरिंग है। मुझे यह मत बताइए कि इस कारवां का पीछा करना गलत फैसला था और वे गरीब लोगों के पीछे चले गए। नूह एक पेड़ की चोटी पर छिपा हुआ था लेकिन उसके मन में संदेह बढ़ने लगे थे। वह रून को देखकर कुछ समय बिताने के लिए तैयार था, तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ कारवां के स्थान के पास आ रहा है। उन्होंने अपनी मनस्थिति को पूरी तरह से एकाग्र कर लिया और जमीन पर घट रही घटनाओं को घूरने लगे। उसने देखा कि एक नकाबपोश व्यक्ति आगे की गाड़ी में बैठे घोड़े को मारने के लिए तीर चला रहा है तथा उसके बाद 3 व्यक्ति सैनिकों से लड़ रहे हैं। उसने देखा कि जब अन्य 2 लोग आए तो सैनिक धीरे धीरे निष्क्रिय स्थिति में चले गए, लेकिन वह प्रतीक्षा करता रहा। उसे यह जानना था कि वे सामान कैसे चुराएंगे और उसे कहां रखेंगे। जहां तक कारवां के भाग्य का सवाल है, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। तभी एक तेज गति से चलने वाला व्यक्ति पीछे की गाड़ी में घुस गया और कुछ पलों बाद बाहर आ गया। कुछ सेकंड बाद व्यापारी जमीन पर रेंगता हुआ गाड़ी से बाहर आया और उस दिशा की ओर इशारा किया जहां वह व्यक्ति गया था। व्यापारी की त्वचा पीली पड़ गई थी और वह जीवनहीन लग रहा था। क्विन की हालत देखकर नूह को स्थिति समझ में आ गई। सामान चोरी हो गया है। जब इस एहसास ने उसके मन को हल्का कर दिया तो उसने बिना समय बर्बाद किए सीधे जंगल में उस आकृति की खोज में छलांग लगा दी। यदि कोई जंगल के ऊपर से देखे तो उसे पेड़ों के ऊपर तेज गति से दौड़ता हुआ एक काला बिंदु दिखाई देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 38। अंगूठी। राक्षसी तलवार का जन्म 38। रिंग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह उस धुंधली उपस्थिति की ओर तीव्र गति से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था जिसे वह अपने मन से महसूस कर रहा था। जब वह आकृति उसकी दृष्टि क्षेत्र में आई तो उसने अपनी गति धीमी कर ली ताकि कोई उसे देख न सके। ग्रे शैडोज का सदस्य जंगल में लगभग 1 घंटे तक दौड़ता रहा। उसे इस बात का पता नहीं चला कि उसके पीछे पेड़ों में एक काली आकृति छिपी हुई है। फिर वह एक अज्ञात स्थान पर रुक गया और एक झाड़ी में छिप गया, संभवतः किसी पीछा करने वाले के आने का इंतजार कर रहा था। करीब 15 मिनट बाद वह इस विश्वास के साथ झाड़ी से बाहर निकला कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। उसने खुशी खुशी अपनी आस्तीन मोड़ी और अपना अब खुला हुआ दाहिना हाथ हवा में उठाया। फिर उसने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए एकाग्रता से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ से एक चमक निकली और जमीन पर कई चीजें दिखाई देने लगी। जादुई जानवरों के अंग, हथियार, चमकते तरल पदार्थ वाली बोतलें वगैरह, ये सब कहीं से भी प्रकट हो गए थे। नकाबपोश व्यक्ति जमीन पर पड़ी वस्तुओं को छांटने ही वाला था कि तभी उसके गले पर एक काला ब्लेड दिखाई दिया, जिसके बाद एक ठंडी धमकी भरी आवाज आई। मुझे बताओ कि तुमने ये कैसे किया और मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। उस आदमी को एहसास हुआ कि उसका पीछा किया जा रहा है और उसे अंदर ही अंदर कोसा जा रहा है। मैं ग्रे शैडोज में सबसे तेज हूं, लेकिन मेरे भाई अब तक यहां तक पहुंच गए होंगे, शायद अगर मैं थोड़ा और रुक जाऊं। नकाबपोश व्यक्ति की योजना सरल किंतु प्रभावी थी, इसलिए उसने ऐसा ही किया। ओह, तुम्हें पता है, यह मेरे परिवार के पूर्वजों द्वारा पारित एक विशेष तकनीक है। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसके दाहिने कंधे में तेज दर्द हुआ और वह अपना कंधा पकड़कर जमीन पर झुक गया।
हालांकि जब उसका हाथ उस स्थान तक पहुंचा जहां से दर्द आ रहा था, तो उसने महसूस किया कि वहां से एक गर्म तरल पदार्थ बह रहा है। उसने आंखें खोलकर देखा तो पाया कि उसका दाहिना हाथ अपनी जगह से गायब हो गया था और जमीन पर पड़ा था, जिससे उसका रंग लाल हो गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, काली तलवार उसके गले पर पुनः प्रकट हो गई और वही ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी। अगर तुम नहीं बोलोगे तो अगला वार तुम्हारे बाएं हाथ का होगा। अब तक ग्रे शैडो घबरा चुका था और उसने कांपती हुई आवाज में जल्दी से समझाया, यह मेरे दाहिने हाथ की स्पेस रिंग है, सर। यदि आप अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो आप इसे बांध सकते हैं और इसका उपयोग निर्जीव चीजों को संग्रहित करने के लिए कर सकते हैं। ये सब आपका है, बस मुझे अपना बंधन हटाने के लिए 1 सेकंड दें। कोई जरूरत नहीं है। ठंडी आवाज आखिरी बार सुनाई दी और चोर का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। नूह ने जमीन पर पड़े कटे हुए हाथ पर नजर डाली और उसमें एक साधारण सी दिखने वाली चांदी की अंगूठी पाई। उन्होंने उसे अपने हाथों में लिया और अपनी मानसिक ऊर्जा को उसका निरीक्षण करने पर केंद्रित किया। एक प्रकार का कनेक्शन निर्मित हुआ और अंगूठी की अर्धपारदर्शी छवि नूह की चेतना के सागर में प्रकट हुई। जब नूह ने अंगूठी पर ध्यान केंद्रित किया तो उसने उसके अंदर 30 घन मीटर का एक अलग स्थान देखा जो बहुमूल्य सामग्री और इसी तरह की चीजों से भरा हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ। उसने अपनी दृष्टि जमीन पर पड़ी वस्तुओं की ओर घुमाई और उसकी इच्छा मात्र से वे वस्तुएं रिंग के अंदर चली गईं। उसने चोर की लाश के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की और वही हुआ। तभी उसने पुनः रिंग के अंदर मौजूद एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया और वह वस्तु अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। उसने वस्तु को वापस अलग स्थान पर रख दिया और अंगूठी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। हर दृष्टिकोण से वह बिल्कुल सामान्य अंगूठी की तरह लग रही थी। केवल मानसिक ऊर्जा से निरीक्षण करने पर ही आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ये चीज अद्भुत है। मैं इसे वापस नहीं कर सकता। अगर मैं इसे अपने कपड़ों के नीचे छिपा लूं तो कोई भी इसे नहीं ढूंढ पाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वह ये सोच रहा था तो उसे जंगल से 6 प्राणियों की उपस्थिति का आभास हुआ जो उसकी ओर आ रहे थे। ठीक है, पहले इस मुद्दे को सुलझा लें। ग्रे शैडोज के शेष 6 सदस्य उस स्थान पर पहुंचे जहां नूह पहले था और जमीन पर खून के धब्बे देखकर हैरान हो गए। उनमें से एक ने उन्हें छुआ और चिंतित स्वर में बोला, खून अभी भी गर्म है। मुझे लगता है कि 7वें छाया का पीछा किया गया था और वह घायल हो गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उसकी युद्ध क्षमताएं काफी असंगत हैं। उनमें से एक ने उसे उत्तर दिया, अब हम क्या करें? सारा चुराया हुआ सामान उसके स्पेस रिंग में है और उसके बिना हम बस कुछ घटिया लुटेरे हैं। तो उनके पास जो कुछ भी है वह रिंग के अंदर है, तो समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। नूह एक पेड़ की चोटी पर छिपकर चोरों की बातचीत को ध्यान से सुन रहा था ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि अब कोई और रहस्य उजागर न हो जाए। जब उसे यकीन हो गया कि वह अंगूठी ही मुख्य कारण थी जिसके कारण वे इतने समय तक गुप्त रूप से काम करने में सफल रहे, तो उसने हवा में वार करके उनकी ओर तेज गति से छलांग लगा दी। इस वार से हवा का एक ऐसा झोंका उत्पन्न हुआ जो ग्रे शैडोज के शेष सदस्यों पर टूट पड़ा और उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। समूह के 2 सदस्य तुरंत घायल हो गए और अपने हथियार निकालने ही वाले थे कि तभी एक काली आकृति उनके पास से गुजरी। उनके सिर उनके शरीर से अलग थे, जैसे कि वे केवल उस पर झुके हुए थे। नूह ने जमीन को छुआ और शेष 4 नकाबपोश लोगों की दिशा में 4 और वार किए। फिर उसने वार के लगने का इंतजार किए बिना ही वार का पीछा किया। हर बार जब वह चलता तो किसी का सिर धड़ से अलग हो जाता। वह अपनी रैंक 3 मार्शल आर्ट का पूरी ताकत से उपयोग कर रहा था। चूंकि वह 5वें चक्र में प्रवेश कर चुका था, इसलिए उसकी पूरी ताकत के उपयोग की सीमा 10 हमलों तक बढ़ गई थी। इसलिए वह 6 दुश्मनों के खिलाफ खुद को रोक नहीं पा रहा था। 1 मिनट से भी कम समय में सभी ग्रे शैडोज मर गए और उन्हें नूह के अंतरिक्ष वलय के अंदर डाल दिया गया। मेरे पास इस मिशन के लिए 2 सप्ताह से भी कम समय बचा है। मेरे पास इस बात की योजना हो सकती है कि इससे अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, लेकिन मुझे पहले इस जगह को साफ करना होगा और इसे सफल बनाने के लिए जंगल में और अंदर जाना होगा। नूह ने जल्दी से उस क्षेत्र को खोदा जो खून से सना हुआ था और उसे अंतरिक्ष वलय में डाल दिया। फिर उसने छिद्रों को भर दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए फिर से जांच की कि उसने अपनी लड़ाई का कोई निशान नहीं छोड़ा है। यह पर्याप्त होना चाहिए। अब मुझे नकली जमा बनाने के लिए जंगल में एक उपयुक्त स्थान ढूंढना होगा। ऐसा सोचते हुए वह सीधी रेखा में जंगल के गहरे हिस्से की ओर भाग गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 39 माल। राक्षसी तलवार का जन्म 39 माल। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सदाबहार जंगल के बहुत अंदर एक ऐसे क्षेत्र में जो शोस्ती परिवार द्वारा साफ नहीं किया गया है। नूह एक छोटी सी गुफा के द्वार के सामने खड़ा था। पूरे दिन जंगल में भागने के बाद उसे यह स्थान मिला।
वह गुफा में घुसा और ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण किया। यह 50 मीटर वर्ग का बड़ा और काफी अंधेरा था। यह उनके इरादों के लिए एकदम सही लग रहा था। नूह ने अंतरिक्ष वलय की सामग्री को गुफा के सबसे गहरे स्थान पर उतार दिया, ताकि झूठे प्रमाण तैयार किए जा सके कि यह स्थान वास्तव में ग्रे शैडोज द्वारा उपयोग किया गया निक्षेप था। फिर उसने चोरों के गिरोह के शवों को जमीन पर रख दिया और उनके सिर भी शवों के पास रख दिए। युद्ध का बेहतर दृश्य बनाने के लिए उन्होंने उनकी लाशों पर तब तक बेतरतीब ढंग से वार किया जब तक कि वे दिखाए जा रहे दृश्य से संतुष्ट नहीं हो गए। वह संतुष्टि में सिर हिलाने ही वाला था कि तभी उसके मन में एक विचार आया, जिससे उसके चेहरे पर जटिल मुस्कान आ गई। ये सोचना कि 2 साल से भी कम समय पहले मैंने पहली बार किसी इंसान की हत्या की थी, जबकि अब मैं कुछ सामान चुराने के लिए हत्या के दृश्य को गलत रूप में पेश कर रहा हूँ। बेला के साथ हुई घटना के बाद से उसने अपने किसी भी शत्रु को मारने में कभी संकोच नहीं किया। उन्होंने इसके बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उनके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था, लेकिन अब स्थिति अलग थी। वह इससे लाभ प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से अपनी गलतियों को छुपाने में लगा था, लेकिन जिस बात ने उसे उदास कर दिया वह कुछ और ही थी। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। वह फटी हुई लाशों को देखता रहा, लेकिन उसके अंदर घृणा या अपराधबोध की एक बूंद भी नहीं दिखी। उन्हें मारना मेरा मिशन था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब मैं बिना किसी परिणाम के उनकी वस्तुएं चाहता हूं, इसलिए मैंने उनकी लाशों पर अपना क्रोध प्रकट किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह कुछ क्षण तक देखता रहा, तब जाकर उसे वह उत्तर मिला जिसकी उसे तलाश थी। जीवन का कोई अर्थ नहीं है, चाहे वह मनुष्य का हो या जादुई जानवर का। फिर भी ऐसी दुनिया में जहां एक प्राणी सभी चीजों के शीर्ष पर खड़ा हो सकता है, जीवन का अर्थ शक्ति में पाया जा सकता है। यदि आप एक चींटी हैं, तो आप एक ड्रैगन द्वारा बहाए जा सकते हैं जो बस पास से गुजर रहा था। यदि आप एक ड्रैगन हैं, तो आपको एक साधक के एक हाथ के इशारे से भोजन से वंचित किया जा सकता है। शक्ति अच्छे और बुरे की किसी भी परिभाषा से ऊपर है, और शक्ति प्राप्त करने के लिए इस एहसास के क्षण में नूह की आंखें अत्यंत अंधेरी और ठंडी हो गईं। मुझे लाशों के पहाड़ बनाने के लिए तैयार रहना होगा। उसके मुंह से हल्की हंसी निकली। मुझे लगता है कि मैं आखिरकार एक बुरा आदमी हूं। अंत में वह मुस्कुराया। स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार करने की इस प्रक्रिया ने उसके मन को संदेह से मुक्त कर दिया और वह पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र महसूस करने लगा। अब चलो सामान का निरीक्षण करें। नूह जमीन पर पड़े चोरी हुए सामान के ढेर के पास गया और उसे छांटना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने सभी जादुई जानवरों के शरीर के अंगों को देखा। वहां वज्र भेड़ियों की पूंछें, लोहे के मकड़ियों के पैर और चिमटे तथा कई अन्य चीजें थीं, जिनकी प्रजाति को नूह नहीं पहचानता था, लेकिन वे सभी ढेर से अलग एक अलग समूह में अलग रखे हुए थे। मैं उन्हें अपने पास नहीं रख सकता, भले ही मैं उन्हें स्पेस रिंग में छिपा दूं, लेकिन उनका उपयोग सीमित है, क्योंकि मुझे हथियार बनाने के बारे में कुछ भी पता नहीं है या विक्रेता उन्हें खरीदने के लिए तैयार है। वह एक बात को लेकर आश्वस्त था, वह जितना कम चुराएगा, पकड़े जाने की संभावना उतनी ही कम होगी। इसके बाद हथियारों की बारी आई। वे बड़ी संख्या में थे और सभी नए बने हुए लग रहे थे, लेकिन उनकी गुणवत्ता उनकी अपनी काली कृपाणों से मेल खाती थी। मुझे लगता है कि मैं इनमें से कुछ ले सकता हूं। मैं जरूरी नहीं कि उनका इस्तेमाल करूं, लेकिन उनका कारोबार आसानी से किया जा सकता है। वे मेरे रिजर्व फंड हो सकते हैं। उनमें से 10-12 एक उचित संख्या होनी चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह ने विभिन्न प्रकार के हथियार लिए और उन्हें अंतरिक्ष वलय के अंदर रख दिया, तथा फिर समूह के शेष 40 या इतने ही जानवरों के शरीर के अंगों से उन्हें आगे बढ़ाया। वस्तुओं के मूल ढेर में केवल गोलियों से भरे बक्से या अजीब तरल पदार्थों से भरी बोतलें ही बची थीं। क्या ये दवाएं हैं? अगर इन्हें दूसरी चीजों के साथ रखा जाए तो इनका असर अच्छा होना चाहिए। उसने कुछ गोलियां अपने हाथों में ली और उन्हें एक एक करके सूंघा। कभी कभी उसे एक उल्टी जैसी गंध महसूस होती जो उसे लगभग बेहोश कर देती, कभी कभी एक हल्की गंध जो उसके शरीर में सांस को बेचैन कर देती। ये चीजें बहुत शक्तिशाली हैं। मैं इन्हें लापरवाही से नहीं ले सकता। चलो इन्हें अभी के लिए दूर रख देते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनका विवरण दिया गया है। वहां केवल 3 दवाएं थी जिनके साथ विवरण जुड़ा हुआ था। पहली दवा जो उसने उठाई वह एक बॉक्स थी जिसमें गहरे रंग की बोतलें थीं। जानवरों का सार, जादुई जानवरों का गाढ़ा खून जिसे मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल करने के लिए परिष्कृत किया जाता है। इसे शरीर पोषण तकनीक के महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाएं ताकि सांस के अवशोषण का अनुपात बढ़ जाए। इसके प्रभाव जादुई जानवरों की जन्मजात अवशोषण क्षमता की नकल करते हैं, जिससे शरीर की खेती की गति बढ़ जाती है। अगर इसे बहुत बार इस्तेमाल किया जाए तो इसका असर कम हो जाएगा। बक्से में 12 बोतलें थीं। फिर भी जब नूह ने उनके प्रभावों को पढ़ना समाप्त किया तो वे तुरंत अंतरिक्ष वलय के अंदर गायब हो गईं। उन्हें चुराने का निर्णय लेने में उसने एक क्षण के लिए भी संकोच नहीं किया। फिर उसने एक छोटा सा डिब्बा उठाया जिसमें 3 लाल गोलियां थीं।
आंतरिक अग्नि की गोली, इसे खाने से जलन पैदा होगी जो चेतना के सागर में क्षेत्र को मजबूत करेगी। रैंक एक जादूगर के प्रशिक्षण में मन को स्थिर करने में मदद करता है। नूह ने उन तीनों गोलियों को कुछ देर तक देखा और फिर उन्हें जमीन पर पड़ी वस्तुओं के ढेर में डालने का निर्णय लिया। मेरी मानसिक ऊर्जा पहले से ही रैंक एक के स्तर के करीब पहुंच चुकी है और उपचार के दौरान मुझे जो लगातार दबाव झेलना पड़ रहा है, उसका भी यही असर है। भले ही मेरी मानसिक स्थिरता में थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाए, लेकिन वे जोखिम के लायक नहीं है। नूह के मन में लगातार यह चिंता बनी रहती थी कि अगर उसने बहुत सारी चीजें चुरा ली तो वह संदिग्धों में से एक बन सकता है। चूंकि ये सामान लगभग 1 वर्ष से ग्रे शैडोज के हाथों में था, इसलिए ये सोचना सामान्य था कि उन्होंने उनमें से कुछ का उपयोग किया होगा। फिर भी नूह अभी भी सुरक्षित खेलना चाहता था और अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहता था। अंतिम बाला, उसने एक छोटा सा डिब्बा उठाया जो अन्य डिब्बों की तुलना में अधिक परिष्कृत लग रहा था। उसके अंदर केवल एक बड़ी भूरी गोली थी। पृथ्वी की गोली डेंटियन में सांस के घनत्व को बढ़ाती है। ये साधक के एक रैंक के अंदर के चरणों को तोड़ने में मदद करती है। इसमें तरल चरण को तोड़ने की 100% सफलता दर और ठोस चरण के लिए 80% सफलता दर है। यदि रैंक 2 डेंटियन पर उपयोग किया जाता है तो सफलता दर 60% कम हो जाती है। यह पहली बार था जब नूह ने डेंटियन के चरणों के बारे में सुना था। वास्तव में यह पहली बार था जब उसे डेंटियन की खेती के बारे में कोई जानकारी मिली थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 40-40। बैठक। राक्षसी तलवार का जन्म सी 40-40। बैठक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सदाबहार वन के भीतर एक गुफा में एक युवक अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा नग्न अवस्था में जमीन पर बैठा था। वह अपनी पीठ पर एक काला तरल पदार्थ मल रहा था और एक कागज को देख रहा था जिस पर एक जटिल रून लिखा हुआ था। इस जानवर का सार अच्छा है, मैं इसका उपयोग करके कई सप्ताह तक पोषण बचा रहा हूं और मेरे पास अभी भी 8 बोतलें बची हुई हैं। वह युवक निस्संदेह नूह था। वह अपने मिशन के लिए बचे हुए समय का उपयोग उन वस्तुओं का उपयोग करने में कर रहे थे जिन्हें उन्होंने अपने पास रखने का निर्णय लिया था। मुझे यकीन है कि पृथ्वी की गोली भी अद्भुत होगी। अंत में वह इतना अधिक मोहग्रस्त हो गया कि उसने डेंटियन के लिए भूरे रंग की गोली नहीं रख ली। कुछ घंटों के बाद उसने केसियर रूम में अपना प्रशिक्षण बंद कर दिया, भले ही वह अपनी सीमा से बहुत दूर था। वह कभी नहीं भूला कि वह अभी भी जंगल में था। उसे किसी जादुई जानवर के अचानक हमले के लिए तैयार रहना था। मुझे यकीन है कि यह गंध उन्हें दूर रख रही है। उसने उन लाशों की ओर देखा जो अब सड़ने लगी थी। उनसे निकलने वाली गंध बहुत भयानक थी, लेकिन नूह को इसकी परवाह नहीं थी। उन्हें युद्ध का सही दृश्य बनाने के लिए अपने स्थान पर ही रहना था। नूह ने पहले से ही यथासंभव निर्दोष दिखने की योजना बना ली थी और इसे पूरा करने के लिए उसे 3 दिन चाहिए थे, इसलिए उसने शेष बचे दिनों का उपयोग अपनी शक्ति को यथासंभव बढ़ाने के लिए करने का निर्णय लिया। मैं प्रतिदिन 2 बोतल 20 एसेंस का उपयोग कर सकता हूँ। 4 दिनों में मैं उनसे बाहर आ जाऊंगा और मैं हवेली में लौटने की तैयारी शुरू कर सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि मैं 5वां चक्र कितना पूरा कर पाऊंगा। औषधीय बोतलों के खाली होने के कुछ दिनों बाद नूह ग्रे शैडोज के मृत सदस्यों के कपड़ों के साथ बंदी वस्तुओं का एक बड़ा ढेर ले जा रहा था। वह उसे उठाने वाला नहीं था, क्योंकि उसका आकार इतना असुविधाजनक था कि उसे उठाना कठिन था, इसलिए उसने बस एक तात्कालिक रस्सी के सहारे सामान को घसीटा। इससे इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिल जाएंगे कि कहानी का मेरा संस्करण ही वास्तविक है। डॉट 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 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ दिन बाद क्विन हताश महसूस कर रहा था। वह मॉसग्रोव शहर के पास एवरग्रीन जंगल की परिधि पर डेरा डाले हुए मर्ज परिवार के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। केवल 3 सैनिक ही उनकी रक्षा के लिए खड़े रह गए, जबकि अन्य 2 सैनिक यात्रा के दौरान होने वाली घटनाओं की जानकारी अपने परिवार के करीबी लोगों को देने के लिए अपने घर चले गए। फिर भी लगभग 2 सप्ताह बीत चुके थे और परिवार के दूत का अभी भी कोई सुराग नहीं मिला था। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। अगर वे सामान वापस लेने में कामयाब भी हो गए तो भी मुझे उसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मैं उनके व्यापारी के रूप में अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति भी खो सकता हूँ। मेरे सपने, मेरी योजनाएं, सब कुछ बर्बाद हो गया है। इस स्थिति में वह पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया और शेष गार्डों ने उसके साथ ठंडा व्यवहार करना शुरू कर दिया, जबकि शिपमेंट की सुरक्षा का काम उनका था। इस संसार में किसी भी दोषपूर्ण परिस्थिति के लिए सदैव कमजोर को ही दोषी ठहराया जाता है। अरे, अगर वह मूर्ख व्यापारी जंगल का रास्ता न लेता तो सब कुछ टाला जा सकता था। तुम सही कह रहे हो, अब ऐसे लालची आदमी की वजह से गार्ड में हमारी स्थिति बुरी तरह प्रभावित होगी और हमें भी उसके साथ यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। गार्ड इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे थे कि क्वीन उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकता था। उनकी बेटी ने स्थिति को समझा और पूरे समय चुप रही, क्योंकि उसे डर था कि कहीं एक गलत शब्द बोलने से सैनिकों का गुस्सा भड़क न जाए।
उसी समय काले कपड़े पहने और पसीने से लथपथ एक बच्चा खून से सने कपड़ों से बंधी वस्तुओं का एक बड़ा ढेर लेकर जंगल की परिधि से बाहर निकला। मर्ज परिवार के लोग अपनी आंखें फाड़कर उस छोटे से व्यक्ति को देख रहे थे जो अपने शरीर से 4 गुना बड़ा बोझ खींच रहा था। क्विन ने उन वस्तुओं को देखा और उनमें से कुछ को पहचान लिया जो उससे चुराई गई थी। वह तेजी से उस युवक के पास पहुंचा और जोर से चिल्लाने लगा, रुको रुको बच्चे, तुम्हें ये चीजें कहां से मिली? अपनी संपत्ति पाने की खुशी के कारण वह बिना किसी सम्मान के बोल रहा था। नूह ने मोटे व्यापारी की ओर देखा और बेपरवाही से अपना रास्ता जारी रखते हुए उत्तर दिया, उन्हें जंगल में पाया गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 2 सप्ताह की हताशा के बाद क्विन को अंततः आशा की किरण दिखी। जो सामान आप ले जा रहे हैं उनमें कुछ सामान मुझसे चुराया गया है, कृपया उन्हें मुझे लौटा दीजिए। नूह फिर भी नहीं रुका और केवल एक छोटा सा सवाल पूछा, क्या आपके पास कोई सबूत है? क्विन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे और अब उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आखिरकार वह जंगल से अपनी पीठ पर भारी बोझ लेकर वापस आ रहा था। जब उसने जमीन पर घसीटे जाने के निशानों को देखा तो उसे डर के मारे एहसास हुआ कि वह ये नहीं देख पा रहा है कि ये निशान कहां से शुरू हुए थे। वह कितने समय से इतना वजन ढो रहा है। हालांकि पहरेदारों की बुद्धि व्यापारी से धीमी थी और जब उन्होंने बातचीत सुनी तो वे अहंकार पूर्वक वस्तुओं के पास पहुंच गए। बच्चे, अगर व्यापारी ने कहा कि ये हमारे सामान है तो ऐसा ही है। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम रिफंड के लिए आवेदन करने के लिए मर्ज हवेली में आ सकते हो। सैनिकों को केवल अपने सामने पड़े धन के ढेर दिखाई दे रहे थे और वे पहले से ही यह कल्पना कर रहे थे कि जब वे इसे वापस लाएंगे तो परिवार उन्हें क्या इनाम देगा। उनमें से एक व्यक्ति जब कपड़ों की पैकिंग खोलकर सामान की जांच करने ही वाला था, तभी एक लात उसकी ओर पड़ी। हमला इतना तेज और अचानक था कि सैनिक की छाती पर चोट लगी और वह 5 मीटर दूर उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। नूह अब उसी स्थान पर खड़ा था जहां वह पहले था और उसका दाहिना पैर अभी भी उठा हुआ था। तो आप मेरे बलवन परिवार से शोस्ती परिवार द्वारा सौंपे गए मिशन से अर्जित इनाम को लूटना चाहते हैं। नूह ने बेशर्मी से उन वस्तुओं पर उनके दावों को रोकने के लिए कुलीन परिवारों के नामों का इस्तेमाल किया। समूह ये देखकर अचंभित था कि एक बालक ने एक सैनिक को एक ही वार में मार गिराया। उनका व्यवहार तुरंत ही अधिक सम्मानजनक हो गया। नूह ने केवल नाक भान सिकुड़ी और बलवान हवेली की ओर घसीटता हुआ चला गया। फिर भी इससे पहले कि वह फिर से आगे बढ़ पाता, क्वीन ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ खुद को उसके सामने रख दिया। हम युवा महोदय, मैं अपनी पिछली अशिष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। जो चीज आप उठा रहे हैं वह भारी लग रही है। क्या आप अपनी हवेली वापस जाने के लिए सवारी चाहेंगे? ओह, लगता है यह आदमी इतना भी बेवकूफ नहीं है। खैर, अगर मैं उसके साथ जाऊं तो वे मेरे गवाह बन सकते हैं। मैं सहमत हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्विन ने बोलते समय हल्के से सिर झुकाया। कृपया बोलें, युवा स्वामी। नूह ने अपने पीछे पड़े सामान के ढेर की ओर इशारा किया। मैं इनमें से एक चीज इनाम के तौर पर ले सकता हूं, इसलिए आपको मुझे इसमें मौजूद गोलियों के असर के बारे में बताना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।